अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अपने लेक्चर का आगाज़ मैं कुरान पाक की इस आयत से करूँगा जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करो। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में अब मैं आपसे इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक डिस्कस करूँगा, जिसमें हम यूनाइटेड नेशन का चार्टर्ड और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास मेरे नोट्स अवेलेबल हैं तो आप उनको ओपन कर लें। उसमें मैंने कंप्लीट जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर्ड हैं वो मेंशन है, और अगर आपके पास कोई और मटेरियल है तो आप उसको ओपन कर लें ताकि हम आर्टिकल वाइज सारा यूएन चार्टर जो है वो डिस्कस कर सकें। तो यूनाइटेड नेशन के चार्टर में टोटल 19 चैप्टर्स हैं और ये 111 आर्टिकल पे बेस करता है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो है पर्पस एंड प्रिंसिपल के हवाले से। तो हम आर्टिकल 1 की बात करें तो आर्टिकल 1 में जो यूनाइटेड नेशन के क़याम का मकसद को बयान किया गया है कि इसके तहत इस चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है कि यूनाइटेड नेशन का मकसद आलमी अमन कायम करना है। आर्टिकल 2 की बात करते हैं। आर्टिकल 2 के मुताबिक कि अक़वाम मुत्तहिदा के जितने भी मेंबरान होंगे उनको यकसा अहमियत हासिल है। यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनको सेम जो है उनकी इक्वलिटी है और सबको एक जितनी यकसा अहमियत जो है वो के हामिल होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल चैप्टर 2 जो है वो मेंबरशिप के हवाले से है। तो चैप्टर 2 में आर्टिकल 3 की हम बात करें तो आर्टिकल 3 के तहत सिर्फ वही रियासतें अक़वाम मुत्तहिदा की मेंबर बन सकती हैं जिन्होंने सन फ्रांसिस्को में मुनक़िद अक़वाम मुत्तहिदा के कॉन्फ्रेंस में शिरकत की हो, या 1 जनवरी 1942 के अक़वाम मुत्तहिदा के लामिया पे दस्तखत किए हों। सिर्फ वही स्टेट जो हैं वो मेंबर बन सकती हैं यूनाइटेड नेशन की। नेक्स्ट हम आर्टिकल 4 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 4 के मुताबिक जो रियासतें अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को तस्लीम करती हैं वो रुकनीत हासिल कर सकती हैं, और जो रुकनीत देने का फ़ैसला है वो सलामती कौंसिल की सिफारिश पे मुनस्सर किया जाता है। कि जो सलामती कौंसिल है जो वो अपनी रिकमेंडेशन देगी उस ग्राउंड पे जो है वो किसी भी स्टेट को यूनाइटेड नेशन में जो है उसकी मेंबरशिप मिलती है। नेक्स्ट हम आर्टिकल 5 की बात करें तो इसके मुताबिक अगर सलामती कौंसिल किसी रुकन के खिलाफ कार्रवाई करती है तो उस सूरत में उस रियासत की जो अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत जो है वो ऑटोमेटिकली मुअत्तल हो जाती है। नेक्स्ट हम आर्टिकल 6 पे आते हैं। तो इसके मुताबिक अगर कोई मेंबर रियासत जो है अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की खिलाफवर्जी करेगी तो उसकी सिक्योरिटी कौंसिल की सिफारिश पर जनरल असम्बली से भी इसको निकाल दिया जाता है। चैप्टर 3 जो है वो ऑर्गन के हवाले से है। तो चैप्टर 3 में आर्टिकल 7 हमें बताता है कि अक़वाम मुत्तहिदा में टोटल 6 अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे हैं, जिनमें जनरल असम्बली, सलामती कौंसिल, इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल, ट्रस्टशिप कौंसिल और बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ जिसे हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं वो, और सेक्रेटेरिएट जो है वो शामिल हैं। तो आपको पेपर में पूछ सकता है कि बताएं कि जो यूनाइटेड नेशन है उसके कितने ऑर्गन हैं। तो आपके इल्म में होना चाहिए कि उसके टोटल 6 ऑर्गन पे स्टैंड करती है यूनाइटेड नेशन। आर्टिकल 8 की बात करें तो आर्टिकल 8 के तहत अक़वाम मुत्तहिदा में मर्दों को और ख़वातीन को सलाहियत के बुनियाद पर मुकम्मल नुमाइंदगी दी जाती है। इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इस आर्टिकल के तहत, कि अगर कोई फीमेल है या मेल है जो जो अपनी कैपेबिलिटी को प्रूफ करता है तो उसको नुमाइंदगी दी जाती है यूनाइटेड नेशन में। चैप्टर 4 जो है वो जनरल असम्बली के हवाले से है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है जनरल असम्बली का। तो जनरल असम्बली का जो पोर्शन स्टार्ट होता है आर्टिकल 9 से। आर्टिकल 9 में इसकी कंपोजिशन बयान की गई है कि जनरल असम्बली में किसी भी मेंबर रियासत के 5 से ज़्यादा नुमाइंदे जो हैं वो नहीं होंगे। नेक्स्ट हम पावर एंड फंक्शन की बात करें जनरल असम्बली की, तो आर्टिकल 10 के हवाले से कि जनरल असम्बली अपने दायरे इख्तियार में किसी भी मामले पर बहस कर सकती है। कोई भी ऐसा इंटरनेशनल इशू जो कि इंटरनेशनल पीस को डिस्टर्ब कर सकता है तो उसको वो जनरल असम्बली में बहस के लिए लाया जा सकता है। आर्टिकल 11 में ये बात वाज़ेह बताई गई है कि जनरल असम्बली सलामती कौंसिल की तवज्जो उन हालात की तरफ मबजूल करा सकती है जो बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए खतरा हों। तो जैसे कि आपको इल्म में आजकल आपके इल्म में है जी कि एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है अफ़गानिस्तान में, जब से अमेरिकन ने अपने फोर्सेस विड्रॉ किए हैं।
तो उसके ऊपर भी जनरल असम्बली ने अपना एक इजलास तलब किया है, जिसमें इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई गई थी कि जो इंटरनेशनल पीस है वो डिस्टर्ब हो सकता है अगर प्रॉपर अटेंशन और प्रॉपर केयर ना की गई हो, अफगानिस्तान की ना की गई। तो आर्टिकल 12 की बात करें तो सलामती कौंसिल किसी भी तनाज़े के हवाले से सिफारिश नहीं कर सकती जब तक जनरल असम्बली दरख्वास्त ना करे कि जो भी सलामती कौंसिल है, सिक्योरिटी कौंसिल है, कोई एडवाइस नहीं प्रोवाइड कर सकती, एडवाइस नहीं दे सकती किसी भी डिस्प्यूट में, अनटिल अनलेस जब तक कि उससे जनरल असम्बली उससे कोई रिकमेंडेशन या उससे एडवाइस जो है वो ना तलब करे। आर्टिकल 13 की बात करते हो, आर्टिकल 13 के तहत जनरल असम्बली बैनुल अक़वामी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए कोशिश करेगी। ये उसकी उसकी समझो उसकी ये प्राइमरी उसकी ड्यूटी है जनरल असम्बली के, वो इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए अपनी एफर्ट सारी करेगी। आर्टिकल 14 की बात करें तो इसके तहत जनरल असम्बली किसी भी तनाज़े के पुरअमन हल के लिए सिफारिश कर सकती है। तो जैसे कि आपको पता है, जब भी कोई दो स्टेट्स में कोई डिस्प्यूट रेज होता है तो सबसे पहले जनरल असम्बली की यही कोशिश होती है कि ये पीसफुली ये जो भी इशू है ये सेटल डाउन हो जाए, जिसमें हम अक्सर देखते हैं कि जो फ़लस्तीन का और इसराइल का जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसके हवाले से जब भी उनके माबैन कोई फ़िज़ा क्रिएट होती है बदअमनी की, तो उस सूरत में जनरल असम्बली इस चीज़ को फोर्स करती है और उन दोनों पार्टीज़ को इस चीज़ पे असिस्ट करती है कि वो पीसफुली ये जो भी उनका इशू है उसको रिजॉल्व करें, उसका कोई पीसफुल सोल्यूशन निकालें। नेक्स्ट हम आर्टिकल 15 की बात करें तो इसके तहत जनरल असम्बली जो है सलामती कौंसिल की उसकी जो सालाना जो उसका जो भी उसकी है परफॉर्मेंस है उसका जायज़ा लेगी। और आर्टिकल 16 के तहत जनरल असम्बली रियासतों के माबैन बामी बेहतर ताल्लुकात को फ़रोग़ देगी कि जनरल असम्बली का काम स्टेट्स के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है, ना कि उनके उनके माबैन डिस्टॉर्शन या उनके माबैन कोई भी तनाज़ा जो है वो क्रिएट करना है। तो आर्टिकल 17 में ये बात बताई गई है कि जनरल असम्बली अपने इदारे का बजट जो है वो मंजूर करेगी और जितने भी मेंबर रियासतें हैं, ठीक है, वो अपना अपना जो जो उनका प्रोपोर्शन है उनके शेयर का वो पे करेंगी। नेक्स्ट हम वोटिंग की बात करें, जनरल असम्बली में वोटिंग का क्या प्रोसीजर है, तो आर्टिकल 18 में ये बात बताई गई है कि जनरल असम्बली का की जो हर मेंबर रियासत है वो एक वोट डालने का उसको हक हासिल है, और जनरल असम्बली का जो भी उसका डिसीजन होता है वो 2/3 मेजोरिटी से जो भी फैसला है वो पास करती है जनरल असम्बली। आर्टिकल 19 में है, तो आर्टिकल 19 के तहत अगर किसी रियासत ने अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो होता है, जो कि जनरल असम्बली के बजट के लिए कोई पार्टिसिपेट करती है, अगर कोई रियासत वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती या उसका एरियर चल रहा है या ओवर ड्यू चल रहे हैं 2 साल से उसने नहीं पे किए, तो उस सूरत में उसको वोट डालने का हक नहीं दिया जाता। नेक्स्ट प्रोसीजर पे आते हैं, तो प्रोसीजर जो है आर्टिकल 20 में प्रोसीजर इसके डिफाइन किए हैं कि जनरल असम्बली जो बाकायदा सालाना अपना सेक्शन मुनक्कद करेगी और सेक्रेटरी जनरल या सलामती कौंसिल की दरख्वास्त पर अगर कोई खसूसी इजलास अगर कोई तलब करना है तो उनकी दरख्वास्त पर वो खसूसी इजलास जो है वो भी तलब कर सकती है। आर्टिकल 21 के तहत जनरल असम्बली अपने कवानीन के मुताबिक जो भी उसके लॉज हैं उसके मुताबिक अपना प्रेसिडेंट जो है वो सेलेक्ट करती है। आर्टिकल 22 में बताया गया कि जनरल असम्बली किसी खास मकसद के लिए कोई भी झैली अदारा कायम कर सकती है, और कोई भी ऐसा स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अगर जनरल असम्बली समझती है तो कोई भी एक नया सब्सिडरी ऑर्गन जो सब्सिडरी उसका अदारा है वो कायम कर सकती है, ताकि वो जो भी फंक्शन है वो प्रॉपर्ली परफॉर्म किया जा सके। नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, जो सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है यूनाइटेड नेशन का चार्टर का। इसमें से भी आपको क्वेश्चन अक्सर बेशतर इसमें से एमसीक्यूज बन के आते हैं। तो कंपोजिशन की बात करें सिक्योरिटी काउंसिल की, तो आर्टिकल 23 में ये बताया गया कि सलामती काउंसिल के टोटल 15 मेंबर रियासतों पर मुश्तमिल है ये, जिसमें से इसकी 5 जो स्टेट्स हैं वो उसकी परमानेंट मेंबर हैं, जिनमें के अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, बरतानिया, चीन और फ्रांस जो है शामिल हैं। ये 5 स्टेट्स हैं जो इसकी परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल की। आगे हम इसके फंक्शन और पावर की बात करें, तो आर्टिकल 24 जो है जो फंक्शन और पावर के हवाले से, इसके मुताबिक कौमी मुत्तहिदा की जानब से फौरी और मौसर कार्रवाई के लिए सलामती कौंसिल के मेम्बरान आलमी अमन को यकीनी बनाना होता है। सिक्योरिटी काउंसिल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंटरनेशनल पीस को जो है वो इंश्योर करे, और अगर कहीं भी ज़रूरत पड़े उसको मेंटेन करने के लिए तो वो अपना जो रोल है वो पार्टिसिपेट करे।
आर्टिकल 25 की बात करें तो कौम मुत्तहिदा के मेंबरान पर सलामती कौंसिल के फैसलों को तस्लीम करना लाजम है। जितने भी मेंबर जो सिक्योरिटी कौंसिल के मेंबर हैं, जितने भी स्टेट्स, उनके उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि जो भी ऑर्डर होगा सिक्योरिटी कौंसिल का, वो उसको मानने के पाबंद होंगे, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। आर्टिकल 26 के मुताबिक आलमी अमन के फ़रोग के लिए सलामती कौंसिल जो है वो मिलिट्री स्टाफ कमेटी की तश्कील देगी और हथियारों के कम से कम तकसीम और हथियारों के नज़्म ज़ब्त के लिए कानून मुरतब करेगी। जैसे कि आप जानते हैं, अक्सर सिक्योरिटी कौंसिल स्टेटमेंट इश्यूज कर रही होती हैं जब भी अगर कोई रियासतों में जो भी होते हैं हथियारों की दौड़ शुरू हो जाए, तो उसको रोकने के लिए या उसको बैलेंस रखने के लिए या उसको डिस्करेज करने के लिए अक्सर सलामती कौंसिल या वो स्टेटमेंट इशू करती हैं ताकि हथियारों के फ़रोग को कम से कम उसको रोका जाए और उसके फ़रोग को कम से कम किया जा सके। वोटिंग के बारे से बात करें तो आर्टिकल 27 में वोटिंग के बारे में बताया गया कि सलामती कौंसिल में हर मेंबर रियासत को एक वोट कास्ट करने की परमिशन होती है। कोई भी मेंबर स्टेट जो है वो एक से ज़्यादा वोट कास्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट हम प्रोसीजर पे आते हैं तो आर्टिकल 28 के तहत सलामती कौंसिल अपने मेंबरान के लिए पीरियोडिक मीटिंग जो है उनका इंतकाद करती है कि कोई भी जो भी जब भी वो ज़रूरी समझें तो एक उनके लिए मीटिंग जो है वो कॉल की जाती है। अपने पीरियोडिक मीटिंग जो है अपने मेंबर जो हैं उनके लिए कॉल की जाती है, जाकर इंटरनेशनली अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं या जो भी इंटरनेशनली जो भी मामलात हैं उनके बारे में डिबेट की जा सके और उनको डिस्कस किया जा सके। आर्टिकल 29 के तहत सलामती कौंसिल किसी खास मकसद के लिए झैली इदारा भी कायम करती है। अगर कोई फंक्शन परफॉर्म करना है और उसको परफॉर्म करने के लिए सिक्योरिटी कौंसिल जो है वो कोई एक सब उसका डिपार्टमेंट जो है वो भी इस्टेब्लिश कर सकती है अंडर आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 के तहत सलामती कौंसिल अपने असूलों के मुताबिक अपना सदर का इंतखाब करेगी। जो भी उसके लॉज हैं उन लॉज के तहत अपना जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करती है सलामती कौंसिल। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 31 के तहत कौम मुत्तहिदा के मेंबर रियासतें जो होती हैं वो सलामती कौंसिल की मेंबर ना हो तो सलामती कौंसिल के किसी भी बहस में शरीक हो सकती हैं, लेकिन उसे वोट का इख्तियार हासिल नहीं होगा। कि अगर कोई ऐसी स्टेट जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर तो है लेकिन वो सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबर नहीं है, तो अगर वो किसी भी डिस्प्यूट में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उन्हें परमिशन दी जा सकती है कि उसमें पार्टिसिपेट कर लें, लेकिन उनके पास अपना वोट कास्ट करने का राइट नहीं होता। वोट कास्ट करने का राइट सिर्फ उन 15 स्टेट्स को होगा जो उसकी मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल की। नेक्स्ट हम आर्टिकल 32 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 32 के तहत कौम मुत्तहिदा के मेंबर रियासतें जो सलामती कौंसिल की मेंबर ना हों लेकिन वो सलामती कौंसिल में ज़ेर गौर जो भी तनाज़ा उसमें फ़रीक हों तो वो उसमें बहस में शरीक हो सकती हैं। अगर कोई ऐसी स्टेट जो कि मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल की, लेकिन जो जो भी डिस्प्यूट रेज हुआ है जिसके बारे में वहाँ पे बहस हो रही है सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो स्टेट जो उसमें फ़रीक है वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है, लेकिन उसको वोट डालने का हक नहीं होगा। वो जस्ट उसमें अपने जो भी उसकी रिजर्वेशन है या जो उसके पॉइंट्स हैं वो रेज कर सकती है सिक्योरिटी काउंसिल में। चैप्टर 6 की बात करें तो चैप्टर 6 जो है पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के हवाले से है। तो इसमें आर्टिकल 33 में बताता है कि किसी भी तनाज़े को पहले मुज़ाकरात, सालसी या मुसालहत और अमन से हल करने पर जोर दिया जाता है। कि इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि जो भी डिस्प्यूट रेज हुआ स्टेट्स के दरमियान उन्हें पीसफुली जो है वो रिजॉल्व किया जाए और उसमें कोई भी ताकत का इस्तेमाल किसी भी किस्म का ना किया जाए। तो आर्टिकल 34 के तहत सलामती कौंसिल किसी भी तनाज़े पर तहकीकात कर सकती हैं जो आलमी अमन के लिए खतरा बन सकता है। कोई भी ऐसा इशू, ऐसा डिस्प्यूट जो इंटरनेशनल पीस को डिस्टर्ब कर सकता है या किसी दूसरे मुल्कों को, साथ वाले अपने नेबर कंट्रीज को डिस्टर्ब कर सकता है, तो उसके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन है ये इसकी जुरिस्डिक्शन है सिक्योरिटी काउंसिल की कि वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर सकती है ताकि उसका पुरअमन हल निकाला जा सके। नेक्स्ट हम आर्टिकल 35 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 35 के तहत कौम मुत्तहिदा का कोई भी मेंबर कोई भी तनाज़ा जो आलमी अमन के लिए खतरा हो सलामती कौंसिल में उठा सकता है। कि स्टेट जो कोई भी ऐसा पॉइंट रेज कर सकती है कि जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है और इंटरनेशनल पीस डिस्टर्ब कर सकता है, ऐसा पॉइंट जो है वो रेज किया जा सकता है सलामती कौंसिल में अंडर आर्टिकल 35। तो आर्टिकल 36 की बात करें तो सलामती कौंसिल किसी भी मौके पर तनाज़े के पुरअमन हल का सिफारिश दे सकती है।
कि जब भी डिस्प्यूट की अगर सेटलमेंट हो रही है उसके किसी भी मरहले में सिक्योरिटी काउंसिल के पास ये उसके राइट्स हैं कि वो अपने एडवाइस या रिकमेंडेशन सबमिट करवा सकती है उस डिस्प्यूट को पीसफुली सेटल डाउन करने के लिए या रिजॉल्व करने के लिए। आर्टिकल 37 में भी इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि जो भी डिस्प्यूट होंगे वो कोशिश यही किया करेगी उसमें सिक्योरिटी काउंसिल को उसको पीसफुली रिजॉल्व किया जाए और उसके उसमें वो इस हद तक ना ले जाया जाए कि इंटरनेशनल पीस जो है वो डिस्टर्ब हो उस डिस्प्यूट की वजह से। चैप्टर 7 जो है वो एक्शन विद रिस्पेक्ट टू थ्रेट्स टू द पीस, ब्रीच ऑफ पीस एंड एक्ट ऑफ एग्रेशन के हवाले थे कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट जो कि जिससे अमन को खतरा है या जो भी जो पीस है उसको ब्रीच किया गया उसके हवाले से है। तो इसमें आर्टिकल 39 जो है वो हमें बताता है कि सलामती कौंसिल किसी भी आलमी खतरे को उन अमन की खिलाफ वर्दी या जारियत का तयन करेगी। कोई भी ऐसा एक्ट जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा उसका तयन जो है वो कर सकती है सिक्योरिटी काउंसिल। आर्टिकल 40 के तहत मुतनाज़ा सूरत हाल को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए फ़रक़ीन पर पुरअमन हल पर जोर दे सकती है कि उसको पीसफुली उस जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व किया जाए। आर्टिकल 41 इस चीज़ को बताता है कि सलामती कौंसिल अपने फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए फौजी ताकत के अलावा कोई भी दूसरा रास्ता इख्तियार कर सकती है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योरिटी काउंसिल की यही होगी कि डिस्प्यूट जो है उसको पीसफुली सेटल डाउन किया जाए और ना कि उसमें कोई भी फौजी ताकत जो है या किसी किसी ताकत के ज़रिए उसको हल किया जाए। तो वो इस चीज़ पे आर्टिकल 41 इस चीज़ पे ज़ोर देता है कि उसको पीसफुली रिज़ॉल्व किया जाए। लेकिन आर्टिकल 42 में ये बात क्लियरली बताई गई है कि सलामती कौंसिल आलमी अमन कायम रखने के लिए बहरी, बरी और फ़ज़ाई अफ़वाज के ज़रिए कार्रवाई कर सकती है। अगर अगर जो भी डिस्प्यूट है वो पीसफुली रिज़ॉल्व नहीं हो रहा और दोनों स्टेट जो हैं वो किसी पॉइंट पे एग्री नहीं हो रही, तो इंटरनेशनल पीस को इंश्योर करने के लिए ये पावर है सिक्योरिटी काउंसिल के पास अंडर आर्टिकल 2 के वो बर्री बहरी या फ़ज़ाई जो है वो ताकत अफवाज की ताकत उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकती है। आर्टिकल 43 की बात करें तो आर्टिकल 43 के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ममालिक आलम अमन को कायम रखने के लिए सलामती कौंसिल के तलब करने पर मुसल्लह अफवाज की मदद फराहम करने के पाबंद है कि जो भी स्टेट्स मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, अगर इंटरनेशनल पीस के लिए सिक्योरिटी काउंसिल उनसे किसी भी फ़ौजी मदद का मुतालबा करती है तो वो मेंबर उनको फ़ौजी मदद और इमदाद फराहम करने के पाबंद हैं अंडर आर्टिकल 43। आर्टिकल 44 की बात करें तो आर्टिकल 44 के तहत सलामती कौंसिल मुसल्लह अफवाज की कार्रवाई से पहले अपने मेंबरान की राय तलब करेगी कि जितने मेंबर हैं उसके सिक्योरिटी काउंसिल के, उनसे उनकी ओपिनियन ली जाएगी कि वो फौजी कार्रवाई की जाए या नहीं की जाए, या उसके बारे में जो भी उनके पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। आर्टिकल 45 के तहत सलामती कौंसिल के अरकान अपने फौजी दस्ते हर वक्त तैयार रखेंगे ताकि अगर कभी भी कॉल करती है यूनाइटेड नेशन या सिक्योरिटी काउंसिल तो उनके पास उनकी फोर्स जो है वो रेडी हो ताकि वो उसको बैक कर सके और जिस भी मकसद के लिए वो तलब कर रहे हैं उसमें उनकी अपनी फौज जाके शमूलियत इख्तियार कर सके। आर्टिकल 46 की बात करें तो उसके तहत मुसल्लह अफवाज के इस्तेमाल का मंसूबा जो है वो मिलिट्री स्टाफ कमेटी तैयार करती है कि किस तरीके से फोर्स जो मुसल्लह फ़ौज है उसने किस तरीके से कार्रवाई करनी है। वो जितनी भी प्लानिंग है वो मिलिट्री स्टाफ कमेटी जो है वो उस सारा प्लान डिज़ाइन करती है अंडर आर्टिकल 46। आर्टिकल 47 की बात करें तो मिलिट्री स्टाफ कमेटी जो है वो अस्करी ज़रूरियात का भी तयन करेगी कि अगर उनको किसी फ़ौज की ज़रूरत है या उनको वेपन की ज़रूरत है, उनको कमांड की ज़रूरत है, उनको फ़ौजियों की ज़रूरत है, ठीक है, तो जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी उसी चीज़ का जो है वो उसका तयन जो है वो मिलिट्री कमेटी उसका तयन करती है। आर्टिकल 48 की बात करें तो आर्टिकल 48 के तहत आलमी अमन और सलामती के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अरकान के ज़रिए किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनल अरेंजमेंट है। रीजनल अरेंजमेंट से मुराद के जो भी स्टेट्स हैं जो अपने उसके लिए अपने पीस के लिए अपने डिफेंस के लिए जो भी अपना अरेंजमेंट करते हैं, ये आर्टिकल उसके वाले से। तो आर्टिकल 52 के मुताबिक हर रियासत अपने दफा के लिए और अपने उसकी सोवरेंटी के लिए वो अपने जो भी अरेंजमेंट है तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो अपने इकदाम खुद करेगी।
आर्टिकल 53 के तहत रियासती इदारों के तहत जो है वो अमन कायम करवा सकती हैं स्टेट्स अपने पीस इंश्योर करने के लिए अपनी स्टेट का वो जो भी उसके जो भी रियासती इदारे हैं जिसमें आर्मी है, एयरफोर्स है या नेवी है, वो उनके ज़रिए पीस जो है वो इंश्योर करा सकती है। आर्टिकल 54 की बात करें तो इसके तहत इलाकाई सरगर्मियों के बारे में जितनी भी आगाही है वो स्टेट जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल को पास ऑन करेंगी। जिसकी एग्जांपल मैं आपसे शेयर करूं तो आपके लिए, मैं जब कभी भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई जो बॉर्डर पे किसी किस्म का इशू क्रिएट होता है या कोई भी हाइक क्रिएट होती है, तो उस सूरत में आपने अक्सर सुना होगा जी कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के जितने भी लोग हैं उनको विजिट करवाया जाता है बॉर्डर पे, ताकि दिखाने के लिए कि इंडिया की तरफ से अगर किसी किस्म की कोई वहाँ पे सीज़ फायर की वायलेशन की जा रही है या फिर पब्लिक के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं या उन पे बॉम्बिंग की जा रही है, तो वो बेसिकली आर्टिकल 54 के तहत वो जो है यूनाइटेड नेशन का जो भी डेलीगेशन है उसको इनवाइट किया जाता है कि वहाँ पे आके और उसके बारे में जो भी वहाँ के मामलात हैं उनको उनके बारे में अपनी रिपोर्ट तैयार करके तो यूनाइटेड नेशन में सबमिट करवाए। नेक्स्ट हम चैप्टर 9 की बात करते हैं, तो चैप्टर 9 जो है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन के हवाले से है। तो इस आर्टिकल में डिफाइन किया गया कि ये यूनाइटेड नेशन का ये चार्टर में पार्ट है कि उसका मेन इम्पोर्टेंट मकसद ये है कि जितने भी स्टेट्स हैं दुनिया में, जितने भी ममालिक हैं, उनके माबैन जो है वो पुरअमन फ़िज़ा कायम की जाए, दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए जाएँ और जो अवाम हैं उनके फ़लाह व बहबूद के लिए अमल किए जाएँ। तो आर्टिकल 55 से लेकर आर्टिकल 60 तक सोशल कोऑपरेशन और इकोनॉमिक को प्रमोट करने के लिए सारे पैरामीटर डिफाइन किए गए हैं कि यूनाइटेड नेशन अपना रोल पार्टिसिपेट करती रहेगी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए और सोशल कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट बनाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर 10 के, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इसमें अंडर आर्टिकल 61 टोटल 54 मेंबर्स होते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के, ठीक है। और इसके अलावा इसके 18 मेंबर जो हैं जो हर साल इसके 18 न्यू मेंबर अपॉइंट होते हैं जिनका टेनर जो होता है 3 साल के लिए फिक्स किया जाता है। इसके अगर हम फंक्शन के हवाले से बात करें और पावर के हवाले से, तो आर्टिकल 62 में बताया गया कि जो माशरती, सकाफती और तालीमी और सेहत के फ़रोग के लिए जो अपनी सिफारिशात हैं वो तैयार करती है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और इसका मकसद होता है कि ये प्रमोट करे इकोनॉमी को और सोशल जो स्टेट्स के दरमियान सोशलाइजेशन को, उनके उनके बामन तालीम को, सकाफत को और इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए अपना रोल पार्टिसिपेट करती है। इसकी वोटिंग के वाले से बात करें तो आर्टिकल 67 में इसकी वोटिंग के बारे में बताया गया है कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में जितने भी मेंबर हैं उनको एक वोट कास्ट करने का हक हासिल है। आर्टिकल 68 में इसका प्रोसीजर बताया गया, बुनियादी हकूक़ के फ़रोग के लिए जो है वो कमीशन तश्कील दिया जाएगा अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो कि जिसका मकसद ये है जी कि वो कमीशन का नई चीज़ों का सारा एक रिपोर्ट तैयार कर रही है कि किस तरीके से ह्यूमन राइट को प्रमोट किया जाए और किस तरीके से इंश्योर किया जाए कि स्टेट्स जो हैं वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना करें और आपस में उनके स्टेट्स के बिटवीन, जो नेबर स्टेट्स हैं उनके बिटवीन एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश हो। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में एक प्रोसीजर डिफाइन किया गया है कि जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है वो किस तरीके से अपना परफॉर्म करेगी अपने फंक्शन, और वो जो प्रेसिडेंट है उनका वो अपने जो उसके अपने कानून और उन तरीक़ेकार हैं उनके मुताबिक वो अपना प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट करेगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करते हैं डिक्लेरेशन रिगार्डिंग नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। तो नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज जो है ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। कोई ऐसी स्टेट जो डिस्प्यूटेड स्टेट है जिसमें कि दो स्टेट्स अपने क्लेम कर रही हैं, उसमें अंदर अपना राइट क्लेम कर रही हैं, तो ऐसी स्टेट जो होती हैं वो फॉल करती हैं अंडर नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज। तो आर्टिकल 73 जो है उसमें इसी चीज़ उसी ऐसी स्टेट्स को डिफाइन किया गया कि जो डिस्प्यूटेड स्टेट हों, जिसमें दो मुख्तलिफ स्टेट जो हैं वो अपना क्लेम कर रही हों राइट, तो उनके बारे में सारी डेफिनेशन बताई गई है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर 12 पे, जो कि इंटरनेशनल ट्रस्टशिप सिस्टम के हवाले से है, जो कि अब तो ये सस्पेंड हो गया। ये 1 नवंबर 94 तक तो ये इन्फोर्सेबल था, उसके बाद ये सस्पेंड हो गया। तो इसका मकसद ये होता था कि कोई भी अगर टेरिटरीज हैं दो स्टेट्स के दरमियान, तो उनको उनकी रूलिंग के लिए या उनको उनको उनके मामलात चलाने के लिए इंटरनेशनल ट्रस्ट सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया था। तो इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो एक टेरिटरी थी गुआना की, जिसके अंदर टेरिटरी पावर जो थी वो ऑस्ट्रेलिया को दी गई थी, कि जो ऑस्ट्रेलिया तो उसके सारे मामलात को देखता था। इस तरह एक रवांदा एक स्टेट थी जो जिसकी पावर जो थी, जो नेबर स्टेट थी बेल्जियम की, तो उसकी टेरिटरी पावर जो थी वो बेल्जियम को दी गई थी, ताकि उसके जितने भी मामलात हैं वो बेल्जियम जो है वो उसको देखती थी। लेकिन बाद में उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया गया। तो ये इंटरनेशनल ट्रस्टशिप सिस्टम जो है बेसिकली ये इसी के हवाले से डिज़ाइन किया गया अंदर यूनाइटेड नेशन चार्टर के। स्टूडेंट, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है आपका वो है द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को चैप्टर नंबर 14 में डिस्कस किया गया। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपको इल्म में है कि जिसको हम आलमी अदालत इंसाफ भी कहते हैं, और अक्सर उसमें जितने भी मामलात जाते हैं वो स्पेशली जो स्टेट्स के माबैन जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो इसमें लेके जाए जाते हैं, ताकि उनको पीसफुली रिजॉल्व किया जा सके। तो इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, तो ये 1945 में इस्टेब्लिश की गई थी। और इसमें टोटल नंबर ऑफ जजेस जो हैं 15 नंबर ऑफ जजेस होते हैं, जो टोटल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर होते हैं। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की वो इंग्लिश और फ्रेंच है। और जो जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है वो मैक्सिमम जो उसका पीरियड होता है वो 9 ईयर के लिए कोई भी जज है वो अपॉइंट किया जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। और जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो थ्रू जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल होती है। जो भी जज अपॉइंट होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो थ्रू जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल होता है। तो जो इसमें कोरम होता है फुल बेंच, जिसको हम कहते हैं फुल बेंच, जो इसकी कोर्ट्स होती हैं उसमें 9 जजेस पे वो मुश्तमिल होती हैं। और इसमें एक चीज़ की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि जो भी जजेस होंगे, कोई दो जजेस किसी एक स्टेट से नहीं हो सकते, या किसी एक भी कंट्री के नेशनल नहीं हो सकते। कि ये इसमें एक रूलिंग है कि अगर दो अमेरिकन जजेस अपॉइंट नहीं हो सकते, या दो ब्रिटिश जजेस अपॉइंट नहीं हो सकते, या किसी और नेशनल, किसी और भी कंट्री के नेशनल दो जजेस जो हैं वो अपॉइंट नहीं हो सकते। हर कंट्री का एक जज जो है वो अपॉइंट हो सकता है। इसका जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था, ये हैग्यू में है। और जो इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि जो 1/3 जो टोटल जज होते हैं इसके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, वो तकरीबन हर 3 साल बाद जो है वो रिटायर हो जाते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये आर्टिकल 92 से लेकर आर्टिकल 96 तक जो है इस चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन में इसके बारे में डिस्कस किया गया। तो आर्टिकल 92 के बाद के मुताबिक ये रियासतों के माबैन जो तनाज़े होंगे सिर्फ वही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुने जाएंगे। कोई ऐसे जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं, या जो इस किस्म के जो स्टेट्स के माबैन जो डिस्प्यूट हैं, सिर्फ वही डिस्प्यूट जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाए जा सकते हैं। इसकी अगर मैं आपसे एग्जांपल शेयर करूं, तो आपके इल्म में होगा कि गुलभूषण यादव एक स्पाई था, जो इंडियन स्पाई पकड़ा गया था पाकिस्तान में। तो उसी के हवाले से जो था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस लेके गया था इंडिया, जिसको पाकिस्तान ने भी उसको सारे केस को परसू किया था। और उसमें जो जो फैसला आया था वो पाकिस्तान के हक में आया था। तो बेसिकली वो दो स्टेट्स के, दो कंट्री के माबैन वो डिस्प्यूट था एक स्पाई का, जिसके हवाले से उसके उसके ऊपर जो सारी हेयरिंग कंडक्ट की थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। और उसके बाद उसने अपनी जो भी ऑर्डर थे वो पास ऑन किए थे। आर्टिकल 93 की बात करें तो अक़वाम में, तो यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर होते हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का भी हिस्सा होते हैं। कि जितने भी मेंबर हैं उसके यूनाइटेड नेशन के, वो सारे पार्ट होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। आर्टिकल 96 के तहत कि जितने भी मेंबर हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उनके ऊपर ICJ, जिसको हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं, कि फैसलों का एहतराम करने के पाबंद होते हैं। और
उसके फैसले, अगर कोई स्टेट जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले का एहतराम नहीं करती या उसको इन्फोर्स नहीं करवाती, तो उस सिलसिले में जो भी दूसरी स्टेट है उसके फैसले पे अमल दरामद कराने के लिए सलामती कौंसिल में अब उसका सहारा ले सकती है, ताकि जो भी ऑर्डर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को उनको इन्फोर्स कराया जा सके। और आर्टिकल 96 में ये चीज़ बताई गई है कि जनरल असम्बली जो है वो या सलामती कौंसल से किसी भी कानूनी सवाल पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से मशवरा तलब कर सकती है। कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट रेज हो गया तो उसके हवाले से जनरल असम्बली भी और सलामती कौंसिल भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कोई लीगल ओपिनियन ऑब्टेन कर सकती है। तो स्टूडेंट, ये आज का हमारा लेक्चर जो था ये इंटरनेशनल लॉ के वाला था, जिसमें मैंने आपसे यूनाइटेड नेशन के चार्टर डिस्कस किए। तो आपके एमसीक्यूज बेस्ड आपका पेपर होगा, तो आपके इलम में जो आर्टिकल्स हैं उनके आर्टिकल के बारे में होना चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कौन से आर्टिकल में डिफाइन है। और इसी वाले से जितने जितने पॉइंट मैंने आपसे शेयर किए हैं, उम्मीद है कि आपको वो समझ आए होंगे मुकम्मल तरीके से। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ है जो आपको नहीं क्लियर हो रही, तो आप मेरे नंबर पे जो कि वीडियो में आपके पास शो हो रहा है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।